नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ कि दुनिया में इंसान क्या नहीं कर सकता। कहते हैं कि जो इतिहास रचते हैं ना, वही भीड़ में नहीं चलते, वो अकेले चलते हैं। आज ऐसे ही एक बहादुर व्यक्ति की कहानी के साथ चलते हैं। आज के दिन 18 मई को नेपोलियन को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास में एक ऐसा नाम है जो बेहद साधारण परिवार में पैदा हुआ था और वह अपनी काबिलियत और अटूट इच्छा शक्ति और 4 सैन्य के कुशल के दम पर न केवल फ्रांस का सम्राट बना बल्कि लगभग पूरे यूरोप में अपने कदमों में झुका दिया था। उनकी कहानी किसी फिल्मी कपट कथा और जैसी रोमांचक है। एक गुलाम लड़के से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनने और फिर सब कुछ खोकर फिर हासिल करना, ये कहानी पूरी उसकी। शुरुआती जीवन एक विदेशी लड़का 1769 से लेकर 1785 तक। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1969 में भूमध्य सागर के कॉलस द्वीप पर हुआ था। पोलिस को उसका जन्म ठीक से एक साल पहले फ्रांस की इटली ने खरीद लिया था और नेपोलियन से जन्म फ्रांसीसी थी, लेकिन उसकी सांस्कृतिक भाषा इतावली थी। लेकिन पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माँ का नाम लिटिलिया रोमोलोनी था। 9 साल की उम्र में वे फ्रांस के मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के लिए गए और वहाँ उनका लहजा अलग होने के कारण फ्रांसीसी बच्चे उसके मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से वे अकेले रहने लगे और किताबों, विशेषकर इतिहास और भूगोल के शौकीन हो गए। 1785 में मात्र 16 साल की उम्र में वे फ्रांसीसी सेना के तोपखाने के सैकड़ों लेफ्टिनेंट बन गए। फ्रांस की क्रांति किस्मत का बदलाव आया। जब 1719 में ऐतिहासिक क्रांति हुई तो राजा लुई को गद्दी से हटा दिया गया और देश में अराजकता फैल गई और इस उथल पुथल ने नेपोलियन के लिए अवसरों के दरवाजे खोल दिए। टूलोन की घेराबंदी 1793 में ब्रिटिश सेना और फ्रांस को टूलोन बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। 24 साल के कैप्टन नेपोलियन ने एक ऐसी बेहतरीन रणनीति बनाई कि अंग्रेज़ों को भागना पड़ा और इसी जीत से खुश होकर सरकार ने उन्हें सीधा ब्रिगेडियर जनरल का रास्ता दिखा दिया। जोसेफ से विवाह 1796 में उन्होंने अपने से बड़ी और 2 बच्चों की माँ जोसेफ की यूरिन से शादी की थी, जिसके वो मेलों पर बेहद मोहब्बत करते थे। इतावली और मिस्र अभियान सेनापति के रूप में उन्होंने इटली, ऑस्ट्रिया और विशाल सेना को धूल चटा दी। इसके बाद ब्रिटेन के व्यापारिक रास्ते को काटने के लिए मिस्र गए। भले ही मिस्र में आंशिक असफलता, लेकिन फ्रांस में उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लोग उन्हें देश के रक्षक के रूप में देखने लगे। फ्रांस की सत्ता पर कब्जा और राज्याभिषेक उसका हुआ। नेपोलियन ने मिस्र से लौटे तो फ्रांस की सरकार डायरेक्टली पूरी तरह भ्रष्ट और अलोकप्रिय हो चुकी थी। तरखराट 1799 लेपोन ने एक तरखराट के जरिए सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और फ्रांस के प्रथम काउंसिल बन गए। वे जब फ्रांस के अघोषित शासक थे। ऐतिहासिक सुधार सत्ता में आते ही उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था सुधार दी और शिक्षा व्यवस्था बदल दी। नेपोलियन का कोड, नागरिक संहिता जिसे कहते हैं, उसने लागू कर दिया। इसमें कानून के सामने सबको बराबरी और धार्मिक स्वतंत्रता और योग्यता के आधार पर नौकरी देने जैसे नियम थे, जो आज भी कई देश बना रहे हैं। हमारे भारत में भी सबको समान नागरिकता मिले, ऐसा चल रहा है। लेकिन सम्राट नेपोलियन 18 मई मतलब आज के दिन ही उसने सीनेट को उन्हें फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। 2 दिसंबर 1804 को पेरिस के नोटरी और कैथलन में उनका राज्याभिषेक हुआ था। पोप ने उसके सिर पर मुकुट रखने वाला थे, तब नेपोलियन ने पोप के हाथ से मुकुट छीनकर अपने हाथों ही अपने सिर पर रख दिया और उनका संदेश साफ था कि यह ताज मुझे भगवान या चर्च ने नहीं दिए या मुझे खैरात में नहीं है, मेरे अपनी काबिलियत ने मुझे दिए। और पूरे यूरोप पर उसका राज था। नेपोलियन का सपना पूरा यूरोप पर राज करना था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और पर्शिया ने मिलकर उन्हें रोकने के लिए कई युद्ध बनाए, लेकिन नेपोलियन का सैन्य प्रतिमा
और उसके आगे सब ढेर हो गए। ऑस्ट्रियाज का युद्ध 1805 में, इसे नेपोलियन ने सबसे महान जीत माना था। उन्होंने ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त और खुद की 2 गुनी बड़ी सेना को अपनी चालाकी से हरा दिया, और इसके बाद उन्होंने जर्मन, इटली और पोलैंड के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और अपने भाइयों और रिश्तेदारों को वहाँ के राजा बना दिया था। 1810 और 11 तक नेपोलियन ने अपने प्रभाव से चरम सीमा पर थे। लगभग पूरा यूरोप उनके नियंत्रण में था और उसके पतन की शुरुआत 2 बड़ी गलतियाँ 1812 और 1814 में हुई। बाहरी दुश्मन नेपोलियन को नहीं हरा पा रहे थे, इसलिए उसने खुद की गलतियों को उसने पतन का रास्ता तैयार कर दिया था। कंटिन्यूइंग सिस्टम इसमें आया था। ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए नेपोलियन ने पूरे यूरोप और ब्रिटेन का सामना पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके ब्रिटेन से ज़्यादा खुद पर प्रयोग के देशों का नुकसान हुआ और वह नेपोलियन के खिलाफ हो गए। रूस पर क्रांतिकारी 1812 में जब नेपोलियन की हार मानते थे तो इसे इनकार कर दिया। गुस्से में नेपोलियन ने 6 लाख सैनिकों को विशाल सेना ग्रेट आर्मी लेकर रूस पर हमला करने निकल पड़े। रूसियों ने सीधे लड़ने के बजाय पीछे हटना शुरू कर दिया और रास्ते के सारे अनाज और गाँवों को जला दिया। और जब नेपोलियन मॉस्को पहुँचे तो शहर वाली और चारों ओर जला हुआ उसने पाया और भूख और बीमारियों के कारण नेपोलियन के सैनिक मरने लगे। वापिस सफ़र में जब उनका सेना पूरी तरह तबाह हो गई, 6 लाख सैनिक में तो सिर्फ 40,000 सैनिक ही जिंदा वापस लौटे थे। और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर बाकी यूरोपियन देश जैसे रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन मिलकर पेरिस पर हमला कर दिया और 1814 में नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्हें भूमध्य सागर के बीच एक छोटा सा द्वीप एल्वा पर नज़रबंद कर दिया। 100 दिन तक कमबैक और वाटरलू 1885 में नेपोलियन ने पिंजर में रखना मुमकिन नहीं था। फरवरी 1815 में वो एब्जा द्वीप से भाग निकले और चुपके से फ्रांस की धरती पर कदम रख दिया। फ्रांस के नए राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन नेपोलियन को देखते ही उसके पैरों में गिर गिरे और चिल्लाए, सम्राट अमर रहो, सम्राट अमर रहो। नेपोलियन की एक भी खूनी बूंदी बहाए बिना दोबारा फ्रांस के सम्राट बन गए और इतिहास में इसे 100 दिनों का शासन कहा जाता है। नेपोलियन को दोबारा सत्ता में देख पूरे यूरोप की शक्तियों के होश उड़ गए। 18 जून 1815 में बेल्जियम के वाटरलू के मैदान में नेपोलियन का सामना ड्यूक ऑफ वॉशिंगटन मतलब कि ब्रिटेन और पर्शिया के संयुक्त सेना से हुआ। इसको भीषण युद्ध के में नेपोलियन की अंतिम हार हुई और अंत में 1821 में इस बार अंग्रेज कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे और उन्होंने नेपोलियन को अटलांटिक महासागर के बीच स्थित एक बेहद दूरंदाज और सुनसान द्वीप पर सेंट हेलेना पर भेज दिया गया और वहाँ वे ब्रिटिश सैनिकों के सख्त पहरेदारी में धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 5 मई 1821 को मात्र 51 वर्ष की आयु में इस महान सेनापति की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि उसकी मृत्यु में पेट का कैंसर बताई गई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार उन्हें धीमा जहर दिए जाने वाला दावा करते हैं, लेकिन निष्कर्ष यही निकलता है कि नेपोलियन का प्रभाव। नेपोलियन ने अपने जीवन में करीब 60 युद्ध लड़े, जिनमें से वो सिर्फ 7 या 8 युद्ध हारे थे और ऐसे तानाशाह थे कि एक महान सुधारक भी थे। तो वे खुद एक बार कहा था कि मेरी असली महिमा मेरे जीत हुए युद्धों में नहीं है, बल्कि मेरी नागरिकता में ही मेरी कमी नहीं है और मिटा और हमेशा जीवित रहेगी। लोग मैं मिट जाऊंगा, लेकिन मेरी कहानियाँ नहीं मिलेगी। आज नेपोलियन बोनापार्ट को दुनिया इतिहास के सबसे महान सैन्य रणनीतिकारों में गिना जाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसे महान व्यक्ति जो अकेले अपने दम पर पूरी दुनिया हासिल कर ली? तो मैंने शुरुआत में जो कहा कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आज इंसान कुछ न करने के लिए कुछ भी बोलता है कि मैं गरीब घर का हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर किसी को कुछ करना है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है।
बस अंदर से हौसला होना चाहिए। आज की कहानी दिलचस्प है। कैसी लगी आपको ये कहानी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर कोई एक नए अच्छे महान योद्धा या महान व्यक्ति के बारे में नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।